क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 4 जुलाई के करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आज का हमारा सेशन। यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप और टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग 8564880530 और 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं। देखिए हमारी ये हैं सोशल मीडिया के हैंडल। इंस्टाग्राम पे भी हम लोग हैं स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज, टेलीग्राम पे ओनली करंट अफेयर लिखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लिखिए, या फिर ओनली यूपीएससी लिखिए, डेडिकेटेड यूपीएससी चैनल के लिए। ठीक, आज के जो टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो काम आ सकते हैं वो है हीट डोम। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कनाडा में काफ़ी त्राही त्राही मची हुई है, उससे संबंधित है। सातवां जो है संस्करण था आपका इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, यानी कि संगोष्ठी। ठीक, हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी। और अभी एक नई वैक्सीन के लिए बात हो रही है, ये जायडस कैडिला की है, जायकोवी को आपका COV.-D नाम से है। और भारत की जो कोविशील्ड है उसको यूरोपियन यूनियन से हम लोग ने एक कवर किया था, एक टॉपिक जिसमें उन्होंने ग्रीन पास देने के लिए मना किया था। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि 8 यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं यूरोप में, वो उन्होंने मतलब अलाउ कर दिया कि कोविशील्ड अगर किसी को लगी तो हमारे यहाँ आ सकता है। जेंडर संवाद क्या चीज़ है, इसको भी जानेंगे विस्तार से। देखिए आज 4 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स को आज़ादी मिली थी, 4 जुलाई 1776, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक, यूनाइटेड स्टेट्स को इंडियन इंडिपेंडेंस डे मतलब इनका है, जैसे हमारा 15 अगस्त होता है। अच्छा, वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित मुझे एक मतलब मैं इसको देख रहा था तो मुझे एक चीज़ बड़ी याद रहती है, बॉस्टन टी पार्टी। ठीक, ये आपकी जो है यूनाइटेड स्टेट्स से संबंधित है, वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित है, इनकी स्वतंत्रता से संबंधित है, बॉस्टन टी पार्टी। ठीक, तो इसको ज़रूर आप लोग इसके बारे में चाहिए तो नोट लिख भी सकते हैं हमारे चैनल पे जाकर। यूपीएससी वाला जो चैनल है ओनली यूपीएससी, उस पर जाके आप लिख भी सकते हैं, बाकी यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, पहला जो हमारा टॉपिक है हीट डोम से संबंधित है। देखिए क्या हुआ है, कनाडा के आसपास आपको मालूम है प्रशांत महासागर है, ठीक, पश्चिम में। और वहाँ पे क्या हुआ है कि जो पैसिफिक जो आपका नॉर्थ वेस्ट है और कुछ पार्ट जो कनाडा का है वहाँ पे अरे 47 तो कम 50 के इर्द गिर्द जो है टेम्परेचर घूम रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक जो है हीट वेव है। और इसको ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो है हीट डोम बन गया है वहाँ पे। ठीक, और हीट डोम क्यों बना है इसका भी कारण आपको समझना चाहिए। यूपीएससी या बाकी स्टेट पीसीएस क्या कर सकते हैं, हीट डोम मान लीजिए कई सारे तो पूछ सकते हैं कि ये क्या है, लेकिन वाई क्यों हीट डोम बना ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। अभी आपका जो है नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने कहा है कि हीट डोम बन गया और इसका जो है कारण पैसिफिक ओशियन है। और पैसिफिक ओशियन में जो गर्मी जिस पैदा हुई, एक्चुअली क्या होता है जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा साउथ वेस्ट मानसून संबंधित, तो आपका एल नीनो आ जाता है। एल नीनो में क्या होता है आपका ऑस्ट्रेलिया और जो है अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है इसके बीच में प्रशांत महासागर है, साउथ ये आपका दक्षिणी जो है हेमिस्फीयर में। तो वहाँ पे क्या होता है, ये प्रशांत महासागर में जो है एल नीनो आ जाता है जब इधर से गर्म पानी जो है आपका पूर्वी तरफ चला जाता है, ईस्ट की तरफ चला जाता है। पेरुवियन करंट यहाँ से बहता है कोल्ड वाला, वो रुक जाता है। ठीक, तो वैसे ही क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी आपके उत्तरी गोलार्ध में, ठीक, आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ कनाडा वनाडा आ गया, तो यहाँ पे भी जो है जो प्रशांत महासागर है वो अलग अलग उसका टेम्परेचर मतलब वेस्ट में ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, ईस्ट में कम हो रहा है, इस तरीके से ये इधर की तरफ बढ़ाया है। तो उसकी वजह से जो है गर्मी बन गई। समझना की बात, जैसे यहाँ पे एल नीनो आ जाता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या हुआ है कि एक हीट डोम बन गया। अब हीट डोम इसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे ये आपका जो है कनाडा है, ठीक, ये वाला एरिया है, यहाँ पे हीट डोम बना है। तो यहाँ पे क्या है कि गर्म हवा काफ़ी तेज़ी से जब हो जाती है तो वो ऊपर उठने की कोशिश करती है, हल्की हवा ऊपर उठती है, तभी तो उसको लो प्रेशर बोलते हैं, कम दबाव वाला। लेकिन होता क्या है, ऊपर जो हवा है वो है ठंडी, वो यहाँ पे मतलब क्योंकि अब ये ऊपर उठ रहा है तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट होने लगता है नीचे। तो हर जगह से हाई प्रेशर वाली जो विंड, हाई प्रेशर से क्या है विंड जो है, जो ठंडी कंपैरेटिवली जो ठंडी हवा है वो इस एरिया को कवर करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट डोमेन, ये जो हीट डोम जो बन गया, इस फिनोमिनन में क्या होता है कि चारों तरफ से जो है गर्म ये हाई प्रेशर वाली जो विंड्स हैं वो यहाँ पे आती हैं और ये नीचे से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, गर्म हवा, और ये ऊपर से इसको ट्रैप कर लेते हैं। जैसे ये जो है ना आपका सेमी स्फेरिकल ऊपर बन गया, ये डोम बन जाता है। ये जो है गर्म हवा जा नहीं पाती, निकल नहीं पाती, और अंदर ही अंदर जो है लू चलने लगती है, गर्म हवाएं चलने लगती हैं, फॉरेस्ट मतलब फायर भी लग जाती है, ठीक, जो है आग वाग भी लग जाती है, तो और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है।
ठीक, तो ये जो है हीट डोम का फिनोमिनन है, और जो क्यों हो रहा है ये मैंने आपको बताया कि वाई फैक्टर ये है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओशियन टेम्परेचर जो है, ठीक, वेस्ट से ईस्ट का अगर देखा जाए तो कई सारे साइंटिस्ट ये मान रहे हैं कि ये कारण है कि एटमॉस्फेरिक जो आपका ये है आपका ट्रैप हो गया, ये लो प्रेशर वाली जो हवाएं थी वो बाहर निकल नहीं पाई, और उसकी वजह से जो है हीट डोम बन गया, हीट वेव चलने लगी इसके अंदर। ठीक, तो यही है, हीटर ऑन हो गया और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन टेम्परेचर जो है काफ़ी बढ़ गया, जैसे मैंने आप लोग को ऊपर बताया। ठीक, वैसे ही है जैसा कि एल नीनो ला नीना वाला कॉन्सेप्ट होता है ना सदर्न ओशियन में, पैसिफिक ओशन में, वैसे ही है। ठीक, हीट वेव क्या है, अगर 2 दिन तक चल रही है गर्म हवा, यूजली मान लीजिए अगर टेम्परेचर होता है 35 और यहाँ पे जो है टेम्परेचर हो गया 40, ठीक, इंडिया में भी ऐसे ही होता है, तो वो अगर मान लीजिए कई सालों से जो है किसी पर्टिकुलर दिन मान लीजिए 35 रहता था एवरेज टेम्परेचर, अब वो 40 के ऊपर चला गया, 2 दिन तक चला, तो उसको बोलेंगे हीट वेव, गर्म हवा चल रही है। ठीक, ये चीज़ है। ठीक, और ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है, बहुत लोग मर भी गए हैं अभी कनाडा में देखा जाए तो, वो हीट स्ट्रोक की वजह से, गर्मी की वजह से काफ़ी ज़्यादा ये डेंजरस है। और इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि एक तो ये ह्यूमिडिटी जो होती है ना, आर्द्रता, ठीक, वो काफ़ी कम होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा अभी आजकल जैसे पानी नहीं बरसता तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है आपकी किसी उस एयर में, हवा में ह्यूमिडिटी बहुत छोटी, मतलब बहुत छोटे छोटे जो है वाटर वेपर्स के वो कण होते हैं, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो पसीना निकलता है, पसीना क्यों निकलता है, पसीना इसलिए निकलता है, मान लीजिए गर्मी हुई तो पसीना आपके शरीर से निकलेगा ताकि वो आपको ठंडा रख सके। ठीक, ये सब फिनोमिनन है, ठंडा रख सके, लेकिन पसीना अगर ठंडा तभी रख पाएगा जब वो सूखेगा, वो सूख नहीं पाता है क्योंकि वातावरण में ह्यूमिडिटी होती है ज़्यादा, और उसी लिए कहते हैं ना, अरे चिपचिपी वाली गर्मी हो रही है, वो यही इसके पीछे साइंस यही है, चिपचिपी गर्मी हो रही है, जब वो सूख नहीं पाता तो बहुत भयंकर गर्मी लगती है। ठीक, तो अगर इस वाली हीट वेव से बचना है तो यहाँ पे इन्होंने सुझाव दिया है कि किसी जो व्यक्ति है उनको ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए। ठीक, काम धाम ज़्यादा ना करें, दौड़ भाग ना करें, और कम से कम कपड़े पहन के किसी ड्राई रूम में बैठें। ठीक, जिसमें कि जो सापेक्ष जो आर्द्रता है यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो सिर्फ 10% हो। ठीक, सिर्फ 10% हो। खूब ज़्यादा पानी पियो ताकि स्वेटिंग हो, और स्वेटिंग होने के बाद जो है अगर आप ऐसा करते हो तो 46 डिग्री तक आप संभाल ले जाओगे अपनी बॉडी को, और जिसकी वजह से जब पानी पियोगे तो भैया खूब स्वेट आएगा, स्वेट जो है इवापोरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आर्द्रता ज़्यादा होती तो इवापोरेट नहीं हो पाता। ठीक, इवापोरेट जल्दी हो जाएगा तो जो है बॉडी कूल रहेगी, ये मेन चीज़ है, आप बच सकते हो उससे। और कितना जो है ह्यूमन बॉडी जो होती है वो कितना जो है वो कर सकती है, झेल सकती है टेम्परेचर। ठीक, इसके मतलब 46 तक जैसे हमने बात करी, तो इसके ऊपर चला जाए मतलब कितनी हीट और ह्यूमिडिटी झेल सकती है, उसको बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक, वेट बल्ब टेम्परेचर बोला जाता है। ये वो तापमान होता है जिसके ऊपर बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती हाई टेम्परेचर्स को। ठीक, बात समझ में आ गई। और हीट स्ट्रोक भैया हो जाता है, इससे क्या क्या हो सकता है, और काफ़ी ज़्यादा हीट रैशेस भी हो जाते हैं, कई लोगों को सनबर्न हो जाता है, और ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, जानवन भी जा सकती है, वो गई भी है अभी कनाडा में देखा जाए तो। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है ये है 7वां संस्करण अभी हुआ है आपका हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी का, यानी कि इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम का। अब ये वाला जो टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ चुका है। ठीक, उस साल किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्यों नहीं दिया, क्योंकि उस साल जो है, और हमेशा भी चलता रहता है न्यूज़ में, कि भारत जो है एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ये सुना होगा कई लोगों ने, हिंद महासागर में भारत आपका नेट सिक्योरिटी, मतलब भारत सबको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, तो वो वाली सारी बातें चल रही थी, तो उसी से संबंधित ये वाली एक सिंपोजियम यानी कि संगोष्ठी हुई। इसमें क्या होता है कि हिंद महासागर में जो लिटोरल स्टेट्स हैं, यानी कि तटवर्ती जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज हैं, उनको लेकर एक जो है आपका डायलॉग होता है। इसमें ये कोई मिलिट्री होने वाला वो नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, वहाँ डायलॉग होगा कैसे सुरक्षा को बढ़ाया जाए, कैसे जो है हिंद महासागर को पीस इसमें जो है बनाए रखा जाए, कैसे जो है एक कंट्री अगर मान लीजिए कोई चीज़ कर रही है जो सुरक्षा को बढ़ाती है तो कैसे दूसरा वाला भी उसको जो है फॉलो कर सकता है, उसके कैसे शेयरिंग ऐसी की जाए कि भैया सिक्योरिटी बनी रहे। इस पे ही ये पूरी चीज़ करने के लिए हर 2 साल में आपका इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम होता है। बात समझ में आ गई पूरी? तो ये चीज़ है। अभी जो है इसका फ्रेंच, अब आप सोचोगे यार फ्रेंच कहाँ से आ गया,
ये फ्रेंच क्या हिंद महासागर में कहाँ से आ गया मेरे भाई? तो देखो, जो फ्रांस है उसकी एक ओवरसीज टेरिटरी है मॉरिशस के पास में, आप लोगों ने सुना होगा ना, रीयूनियन आइलैंड का। ठीक, तो इसलिए फ्रांस ने जो है अभी इसका वो किए होस्ट कर रहा है ये वाला 7th एडिशन। और ये आपका रीयूनियन जो है 28 जून से 1 जुलाई तक करी गई। भारत की तरफ से हमारे जो एडमिरल हैं करमबीर सिंह जी, वो जो है इसमें गए थे और वर्चुअली ये हुआ था। देखिए वर्चुअली हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे वर्चुअली वहीं बातचीत वाला है, इसलिए हर 2 साल में मीटिंग होती है और तटवर्ती जो है कंट्रीज उनकी होती है इंडियन ओशियन रीजन में। और इसमें बात वही होती है कि कैसे समुद्र की जो है समुद्री जो है आपका सुरक्षा बढ़ानी है, कैसे सहयोग कर सकते हैं, कैसे क्षेत्रीय जो है समुद्री जो इश्यूज हैं उनको जो है हमें उनसे निपटना है, कैसे हम फ्रेंडली रिलेशनशिप बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें 2008 में चालू हुआ था। और इसमें नेवीज़ और ये सारी जो है कोऑपरेट करती हैं एक दूसरे से, डिस्कशन होता है कैसे जो है हिंद महासागर को एक के लिए जो है ये एक ओपन और इंक्लूसिव फोरम है बात करने का। ठीक, यानी कि खुला और समावेशी, सब लोग आओ बात करो, क्या दिक्कत है यार? जिसके मन में भेद होगा वो नहीं आएगा और नहीं बात करेगा, नहीं रखेगा आपके सामने बात। ठीक, तो वो वाली चीज़ है। तो ये वाला है कॉमन अंडरस्टैंडिंग बने और वे हेड चलें। और कई सारे वर्कशॉप होती है, कंपटीशन, एस्से राइटिंग, सब कुछ होता है इसमें। ठीक, तो ये पढ़ाई कभी ज़िंदगी भर जाती नहीं है, ध्यान रखना, करनी पड़ती है, तो इससे दोस्ती कर लो। आपका 2008 से 10 तक जो है इंडिया ने चेयरमैनशिप करी थी इसकी। यूएई 2010 से 12 था, साउथ अफ्रीका 2012 से 14 था, ऑस्ट्रेलिया 2014 से 16 था, बांग्लादेश 16-18 और ईरान जो है 18 से 21 था। अब फ्रांस ने चेयरमैनशिप जो है एज्यूम कर ली है। इसके 24 मेंबर हैं और इंडियन ओशियन रीजन के जो है और 8 ऑब्जर्वर देश हैं। इसको 4 सब रीजन्स में बांटा गया है। ये एक छोटा सा मैप है इसका। ठीक, इसमें देखिए पाकिस्तान, इसमें 4 कौन कौन से रीजन्स है? साउथ एशियन, वेस्ट एशियन, ठीक, पश्चिमी एशियाई, ईस्ट अफ्रीकन। ठीक, यहाँ पे देखो अफ्रीकन है ना, ईस्ट अफ्रीकन, ये देखो। ठीक, और आपका जो है साउथ ईस्ट एशियन एंड ऑस्ट्रेलियन लिटरल। ये वाला मैप में इसको जो है थोड़ा सा कुछ करने, संशोधन करने वाला है। जैसे साउथ ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन मेंबर्स में यहाँ पे इंडोनेशिया को दिखाया कि नहीं है, बल्कि इंडोनेशिया है। ठीक, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अब देखो ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी भी है। ठीक, आपका जो है यूनाइटेड, जैसे फ्रांस का है ना रीयूनियन आइलैंड, वैसे ही ब्रिटिश की भी है। क्या है उसका नाम बताइए? और ब्रिटिश ने उस वाले आइलैंड्स को जो है यूएसए को भी दे दिया था। उनके नाम बताओ मेरे भाई। ठीक, इंडियन ओशन में कौन से हैं? तो ये सारे देश यहाँ पर हैं, सभी ज़्यादातर लोग हैं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जायडस कैडिला का, एक अहमदाबाद की एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल संबंधित। इन्होंने अप्लाई किया है अभी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास में, CDSCO के पास। ये कौन है? ये आपके राष्ट्रीय लेवल पर जो है ड्रग के विनियामक है, मतलब कि विनियमित करते हैं, ड्रग को रेगुलेट करते हैं। और जायडस कैडिला ने क्या बोला है कि भैया हमने एक वैक्सीन बनाई है। ठीक, आपका जान नाम है उसका जायस COV-D। अब डी क्यों जुड़ा हुआ है? डी जुड़ा हुआ है क्योंकि ये एकमात्र दुनिया की ऐसी वैक्सीन है जो DNA पे आधारित है। ध्यान रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, कोविड-19 की वैक्सीन हमने बना ली है मेरे भैया, CDSCO। और आपसे ये गुजारिश है, विनम्रता पूर्वक आपसे ये हम जो है अप्लाई कर रहे हैं कि आप हमें इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दे दीजिए। ठीक, तो अभी भारत में कौन कौन सी चल रही है? कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक हो गई और अभी मॉडर्ना मिल गई थी, जिसको कौन सिप्ला लेके आ रहा, और अब ये वाली डाली गई है। ये दुनिया की एकमात्र पहली जो है DNA वैक्सीन है, इसलिए ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। अच्छा, मैं ये इतने सारे हम लोग ने पढ़ लिए वैक्सीन से संबंधित। मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी यार, सारी वैक्सीन करती क्या है? मोटा माटी अगर बात देखी जाए तो करते तो यार यही है ना कि जो कोरोना का वो जो कांटा लगा वाली जो चीज़ है, स्पाइक्स, उसी को तो उगाने की कोशिश करते हैं और बहुत मतलब मान्यूट उसमें उगाते हैं लेवल पे, ताकि हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको एक बार ख़त्म करे और फिर याद करते हुए अगली बार अगर नेचुरली मान लीजिए कहीं सामना पड़ जाए तो और तेज़ी से पीटे। यही तो बात है ना। तो यार इस प्रोसेस को करने के लिए, और यहाँ पर भी DNA का ये बना रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि DNA को आप जो है प्रोटीन की तरह काम करता है, आपके जो है शरीर के अंदर जाएगा, सेल्स में जाके उस स्पाइक प्रोटीन को ही बनाता है वो। ठीक, स्पाइक प्रोटीन को ही बनाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है इसके ऊपर अटैक करेगी और फिर उसको याद कर लेगी। यही चीज़ है।
तो यार ये इतनी सारी कंपनियां पूरी दुनिया में इस वायरस को बनाने में लगी हुई हैं। हम ये बोलते हैं चाइना को कि वुहान में ये लोग वायरस बना रहे, तो वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया और दुनिया में फैल गया। अब क्या हो रहा है अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में अलग अलग कंपनीज जो है वो भी तो वायरस ही ये वाला बना रही है कि नहीं बना रही है भाई? यही तो कोशिश करती है ना, और सबके अंदर इंजेक्ट भी करती हैं कि भैया ये कांटा लगा वाली चीज जो है, इसके जो स्पाइक्स हैं ये बन जाए। तो पूरी दुनिया में बन रहा है यार। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए, एक तो क्या ये खतरनाक चीज़ नहीं है? हाँ, मैं कहता हूँ, जानता हूँ कि भैया बहुत ये लोग रखते होंगे जो है, मतलब एहतियात रखते होंगे कि ना फैले, तो वो तो चाइना ने भी रखी होगी। अब क्या गेम है ये सोचने वाली बात है। जस्ट मुझे इस चीज़ समझ में आई एनालिसिस के उस पर, तो मैंने इसको आपके सामने रखा कि ये है दुनिया बना रही है, बताओ यार, ठीक, उससे निपटने के लिए। तो आपका जायडस को COV-D जो है ये प्लाज्मिड DNA की वैक्सीन बनी हुई है। इसमें क्या होता है कि आनुवांशिक रूप से जो है इसको इंजीनियर्ड किया गया है, कुछ चेंजेस किए गए हैं आपके, और DNA का वो मॉलिक्यूल लेते हैं जो नॉन रेप्लिकेटिंग है। ध्यान रखना, वो आपका जो है जाकर सेल में बस बताता है कि आप जो है स्पाइक बनाओ, लेकिन वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता। अगर रेप्लिकेट कर जाए तो भैया वो वैक्सीन नहीं हो जाएगी, वो तो फिर धराशायी कर देगी, ठीक। तो ये वाला है, इसीलिए इसको प्लाज्मिड DNA कर बोलते हैं, क्योंकि रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। और इस केस में वही है, स्पाइक का प्रोटीन बनाएगा, और जैसे स्पाइक का प्रोटीन सेल में जाके बनाएगा, कोड पहुंचेगा, वैसे ही जो है हमारी इम्यून सिस्टम जो है उसके ऊपर उसको ख़त्म कर देगी, रिकॉग्नाइज करेगी, अगली बार आएगी तो और तेज़ी से पीटेगी, यही वाली बात है। और इसमें लेकिन और भी इसके कई सारे, देखो, एक तो ये हो गया DNA खाली अकेली ये वो हो गई, पहली हो गई दुनिया की। दूसरी चीज़ ये है कि इसके 2 नहीं 3 डोज लगेंगे, समझिएगा बात है, 3 डोज लगेंगे, और वो भी जो है जैसे पहला लगा, दूसरा लगा, ठीक, और फिर तीसरा लगा, तो इसके बीच में 28 दिन का गैप, और इसके बीच में 28 दिन का गैप। अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जो लोग 2 डोज लगाएंगे वो बहुत गंभीर वाला जो कोविड वाले हैं उनसे निपटने के लिए आसानी कर देगा, और जो लोग तीनों डोज लगवाएंगे वो माइल्ड वाले जो आते हैं ना वो भी नहीं आएंगे। तो अपनी मतलब एक तरीके से बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एफिकेसी भी इसकी है, ठीक। और इसमें देखिए और एक चीज़ और है, इसमें इंजेक्शन नहीं लगता है, कई सारी यूनिक चीज़ें। अब इसमें क्या करते हैं, ये स्प्रिंग पावर्ड जो है, स्प्रिंग पावर्ड एक डिवाइस होती है जो डिलीवर कर देती है, नैरो शॉट लगा देगी, ठीक आपको, और उससे क्या होगा कि जो फ्लूइड की स्ट्रीम है वो स्किन को पेनिट्रेट करते हुए चली जाएगी। तो जैसे हम लोग देखते हैं ना कि इंजेक्शन लेके जो है ठोक देते हैं, वो वाली चीज़ नहीं है इसमें, अलग से एक अलग ही चीज़ इसमें हो रही है, ठीक। और इसको जो है जायडस COV-D ने किसके साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से बनाया है, उसके डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया है, ICMR की मदद से बनाया है, ठीक, बनाया है। और इसमें देखो एक चीज़ मैंने आपको बता रहा हूँ कि ICMR काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इसको ध्यान रखना, इसके बारे में जो है ज़रूर पढ़ना। ये पूछ सकता है हाउ सेफ एंड इफेक्टिव, जो मैंने आपको बताया, तीनों लगवा लोगे तो भैया बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ और है, जैसे थर्ड वेव में बोला जा रहा है कि बच्चों को 12 से 18 साल तक के बच्चों को तो ज़्यादा दिक्कत होने वाली है अगर थर्ड वेव आती है तो। पहले हम लोग ने बात भी करी थी, किसी को याद आ रहा है, मैंने आप लोग को बताया था कि बच्चों में एस करके एक चीज़ नहीं होती है जिसकी वजह से उनके लंग्स को दिक्कत नहीं होती कोरोना वायरस से, लेकिन अभी ये म्यूटेट कर रहा है अपने आप को कोरोना वायरस, ठीक। अभी जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो उत्तराखंड के जो नए CM बने थे, जिन्होंने बोला था कि, नहीं, पुराने वाले CM थे उत्तराखंड के, जिन्होंने बोला था कि कोरोना एक जीवाणु है, प्राणी है, उसको जीने का अधिकार है, तो खैर वो भी चले गए, नए वाले भी चले गए, अब नए आ गए CM। तो मतलब 120 दिन में तीसरा CM आ गया है उत्तराखंड में। तो अब ये वाला जो है, इसमें क्या हो रहा है कि बच्चों में 12 से 18 के लिए तो काफ़ी अच्छी इसमें जो है प्रभावकारिता, एफिकेसी है। तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट भी काफ़ी सजग हो चुकी है, वो भी जानती है कि भैया इसको बचाना जरूरी है बच्चों को, और थर्ड वेव में काफ़ी प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इसमें 2 डोज लगवाओगे तो ज़्यादा खतरनाक वाले केसेस खत्म हो जाएंगे, आपके नहीं होंगे। अगर तीनों लगवा लोगे तो मॉडरेट केस आने नहीं देंगे, ये वाली बात है। और आप लोग के लिए देखिए क्वेश्चन मैंने आज पहले ही दे दिया, 4 जुलाई का डेली UPSC मेंस GS आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा। कितने दूर आ गए यार हम लोग, क्या बात है, ठीक। और कल हम लोग को 50वां का, इसमें हम लोग ने, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, दक्षिण पश्चिम मानसून से आप क्या समझते हैं, मतलब इसके बारे में बताइए। और वो कौन कौन से फिनोमिनन हैं जो रेन जो होती है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से भारत में, वो कौन कौन से ऐसे फिनोमिनन हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया एल नीनो, इसी तरीके से और भी होते हैं। एक और बता देता हूँ, मेडन जूलियन ऑसिलेशन, ठीक। ऐसे 1-2 और हैं, वो कौन कौन से ऐसे फिनोमिनन पूछा है मैंने, फैक्टर्स नहीं पूछे हैं, ध्यान रखना, जिसकी वजह से रेन जो है वो जो है कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है साउथ वेस्ट मानसून की इंडिया में, वो आपको फिनोमिनन के बारे में समझाना है। और देखो ज्योग्राफी से अगर ये क्वेश्चन है
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें कि हमेशा आपको डायग्राम बनाना ही बनाना होगा। ठीक, साइड में बनाइए, छोटा सा बॉक्स बना के उसके जरूर लिखिएगा कि किस चीज़ से संबंधित है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कोविशील्ड जैब। अब 8 यूरोपियन कंट्रीज़ ने अलाउ कर दिया है। कोविशील्ड लगाइए, हमारे यहाँ आइए, आराम से घूमे फिरिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पीछे हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि यूरोपियन यूनियन ने जो है भारत की जो कोविशील्ड है, हालांकि वो एस्ट्राजेनेका पे ही आधारित है, उनके यहाँ भी एक एस्ट्राजेनेका से आधारित एक वैक्सीन है, उसको तो उन्होंने अलाउ कर दिया, कोविशील्ड को अलाउ नहीं किया, क्योंकि कोविशील्ड एज ए दूसरी कंपनी है एस्ट्राजेनेका की, तो कॉपीज ही तो बना रहा है उस वैक्सीन की, तो वो वहां जाके उसने अप्लाई ढंग से कुछ किया नहीं था, इसलिए नहीं किया गया। खैर, अभी क्या हुआ कि भारत ने ये कहा कि भैया परस्परिकता के उस पे, मतलब रेसिप्रोसिटी के उस पे अगर आप करो कि अगर आप हमें दोगे, ठीक, मतलब कोविशील्ड और कोवैक्सीन को, जो भी हम कोविन वाली जो ऐप है ना, जिसके थ्रू हम लोग कोविशील्ड और ये सब मतलब वैक्सीन लगा रहे हैं, तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, जब वैक्सीन लग जाती है तो सर्टिफिकेट देते हैं ना। तो इंडिया ने कहा भैया यूरोपियन यूनियन, अगर तुम हमारी सर्टिफिकेट को मान्य मानोगे, उसको ग्रीन पास की तरह मानोगे, और फिर जो रेस्ट्रिक्शन है फ्रीली यूरोप में आ जा सकेंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा क्वारंटीन फॉरंटीन वाली चीज़ नहीं करोगे, तो हम भी जो आपके यहाँ से लोग आ रहे हैं उनके ऊपर भी जो है ये सारे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। तो ये एक रेसिप्रोसिटी की बात करी गई है, पारस्परिकता की बात करी गई है, इतने कठिन वर्ड हैं कि जो है करी गई। तो अभी क्या हुआ, 8 देशों ने जो है काफ़ी उनको जो है दिमाग उनका पिघला, और उन्होंने जो है 8 देशों ने कह दिया हाँ ठीक है, कोविशील्ड लगाइए, खुल के आइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो 8 ने शुरुआत करी, बाकी लोग भी करेंगे, ये है पूरा खेल। ठीक, स्विट्जरलैंड जर्मनी ने किया, और इसके अलावा जो है ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन ने। ठीक, ये है मैपिंग जरूर करो, मैपिंग करते चलो प्लीज़। ठीक है, ग्रीन पास की बात हुई थी, 1 जुलाई से नया चालू किया गया है, फ्री मूवमेंट कर सकते हो ये। और आपकी यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जो है उसने कहा था वैक्सीन लगी होगी तभी जा सकेंगे। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, देखिए एक चीज़ और भी है, अगर आपके पास मान लीजिए ये नहीं है, कोविशील्ड नहीं लगवाए, तो भी आप जा सकते हो, लेकिन वो रोक देंगे यार तुमको, हर जगह टोका टाकी करेंगे। तो ये वाली चीज़ है, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी कि उसके बिना आप घुस ही नहीं सकते, घुसेंगे लेकिन रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे, ये चीज़ है जानने वाली। ठीक, अब देखिए यूरोपियन यूनियन के साथ कुछ ये जान लेते हैं। यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। ठीक, मतलब कंट्रियों का यूनियन है, लोग एग्रीमेंट करके आए हुए हैं। वो कौन सी ट्रीटी थी इसके अंतर्गत आए थे, मास्ट्रिच ट्रीटी थी, जिसके अंतर्गत जो है आपका ये बने थे, यूरोपियन यूनियन बना है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 1 नवंबर 1993 को ये स्थापित हुआ था, और इसके फाउंडर मेंबर वहीं जर्मनी, फ्रांस, ये सारे हैं। मैंने आप लोग से अभी पीछे क्वेश्चन भी पूछा था, इंडिया ने बोला था ना रेसिप्रोसिटी करेंगे, पारस्परिकता वाली बात की नीति अपनाई थी, तो उन्होंने भी किया, हम भी करेंगे, उनको देंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जेंडर संवाद। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो हमारी महिलाएं हैं, समझना। सेकंड ये जेंडर संवाद हुआ है, अभी किसने ऑर्गेनाइज कराया था, आपका ग्रामीण मंत्रालय ने किया था, आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। अब ये किसका ज्वाइंट इनिशिएटिव किसका इसका है, पहले समझ लेते हैं। आजीविका मिशन अंत्योदय योजना जो है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ठीक, इसको आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसको पहले आजीविका मिशन बोलते थे। तो अब ये क्या, इसके अंतर्गत क्या होता है आप लोगों को पता होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि स्वयं सहायता समूह। अब ये स्वयं सहायता समूह जो है ज़्यादातर जो व्यूमन हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा हुआ, जेंडर एम्पावरमेंट की बात हुई, वीमेन एम्पावरमेंट की बात हुई, काफ़ी ज़्यादा उनको पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, और जो है काफ़ी अच्छा उनके जो है ओहदा बढ़ा है, ये सारी बात हुई है। ठीक, तो अब ये तो हो गई आपकी ये वाली स्कीम। ये किसके मतलब, ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है अगर, तो ये किसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क्स, ठीक, हाउ नहीं, व्हाट वर्क्स टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन इकोनॉमी। तो ये जो IWWAGE जो है, ये आपका इसको जो है समर्थन मिलिंडा एंड गेट्स का भी है। ठीक, मिलिंडा एंड बिल गेट्स का भी है। आपका एक संस्था है लीड करके, वो सोसाइटी है, उसके अंतर्गत ये आता है, उसका इनिशिएटिव है। ये दोनों लोग मिलके, आपका दीनदयाल उपाध्याय, आपका अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और ये IWWAGE दोनों ने मिलके आपका जेंडर संवाद कर रहे हैं। अब होगा क्या इसमें, होगा यही कि भाई जो भी जेंडर से संबंधित लड़कियों को, गर्ल्स को जो है उनका जो है सशक्तिकरण करना है। ठीक, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए कर रहे हो आप, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक, आपका कैसे भी कोई एक स्टेट में मान लीजिए कहीं बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं,
जैसे केरला में अच्छा काम हो रहा है तो उसको यूपी में हम लोग लगाएंगे, यूपी में अच्छा काम हो रहा है तो वेस्ट बंगाल में लगाएंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक दूसरे को जो है साझा करेंगे, शेयर करेंगे, अडॉप्ट करवाएंगे, और कुल मिला के काम यह है कि जेंडर को जो है सशक्त बनाएंगे, व्यूमन जेंडर को। ठीक, जेंडर संवाद यही है, अटेम्प्ट ऐसा करेंगे, एक प्लेटफॉर्म दिया गया ताकि जागरूकता फैले। ठीक, कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन क्या है, कैसे काम कर रहा है, और फिर इम्पैक्ट इसका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो वीमेंस के लिए और गर्ल्स के लिए। और ये जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनसे क्या जो है हमने सीखा है उनको समझते हुए जो है पूरे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट में उनको पहुंचाना है, जेंडर को आगे बढ़ाना है। ठीक, सशक्त बनाना, ये वाली चीज़ है। और आपका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य वही है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस वाला, देखो फिर से वही चीज़ आ गई, जेंडर इंटरवेंशन। जो भी लैंगिक हस्तक्षेप किए गए अलग अलग स्टेट ने अच्छा अच्छा किया है यार, तो हम उसको जो है सीखें और करें, और जहाँ पे नहीं, जो लोग नहीं पीछे रह गए वो लोग सीखेंगे, करेंगे, ये वाली चीज़ है। और इसमें एक्सपर्ट जो है हेल्थ इश्यूज़ हो गए, ये सारे जो भी बैरियर हैं, चैलेंजेस को भी समझना है, उनको भी तो ख़त्म करना है। अच्छा तो करोगे ही, ठीक, एक अच्छाई तो ये भी हो सकती है ना कि चैलेंजेस को ख़त्म करो पहले तो, और रूट कॉज को ख़त्म करना बहुत जरूरी है। एक पुरुष प्रधान जो सोसाइटी समाज है हमारा, ये एक बहुत बड़ा जो है एक तरीके से आपका जो है एक चैलेंज है। ठीक, ये बात समझना जरूरी है। और ये मैं समझता हूँ कि इसमें महिलाओं को तो लड़ना ही चाहिए अपने अधिकारों के लिए, मेन को भी खुल के जो है पूरे तौर से जो है आपका व्यूमन को समर्थन देना चाहिए, ये जरूरी है एक सस्टेनेबल सोसाइटी के लिए। ठीक, और इसमें देखिए कंट्रीब्यूट यही करेंगे, जेंडर रिपोजिटरी बना देंगे, डेटा वेटा सब पूरा बनेगा, एक बेस्ट प्रैक्टिस दूसरे गए, वहाँ से हमने क्या सीखा, रिसोर्स मटेरियल पूरी कंट्री में बांटा जाएगा। IWWAGE जो है आपका, ये काम क्या करता है कि रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है। अब इसका एजेंडा यही है कि भैया आपका व्यूमन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो जाए, मतलब कि आर्थिक सशक्तिकरण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये एक इनिशिएटिव है लीड का, यानी कि लेवरेजिंग एविडेंस फॉर एक्सेस एंड डेवलपमेंट। ये एक आपका एक्शन ओरिएंटेड, मतलब ये खाली अनुसंधान नहीं करते हैं, रिसर्च नहीं, ये एक्शन भी कर देते हैं। और ये जो है आपका ये जो संस्था है, ठीक, ये खुद भी जो है आपका किसका, इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च, ठीक, ये सोसाइटी का आपका जो है ये हो गया एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च सेंटर है। और लीड के अंदर चल रहा है IWWAGE, और IWWAGE को मेलिंडा और गेट्स का फाउंडेशन का समर्थन है। ठीक, ये वाली चीज़ है। और लीड जो है स्ट्रेटजिक्स, इस पे ओवरसाइट और ये सारी चीज़ें जो है, क्रिया एक करके यूनिवर्सिटी है, वो इस पे जो है लीड पर जो है उसका निगरानी देखना कि सही पर्यवेक्षण करते हैं, मतलब ये चीज़ें। ठीक, बेलिंडा और गेट्स, बेलिंडा जो गेट्स हैं, बिल और मेलिंडा गेट्स, ये दोनों अभी डिवोर्स हो गए हैं इनका भी, तो अब काफ़ी चीज़ें खुल के आ रही हैं बाहर की, बिल भैया जो है कहाँ कहाँ पे क्या क्या करते थे। ठीक, अब देखिए जो आजकल डिवोर्स बहुत चल रहा है, मैंने देखा है ये, तो ये समाज में इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं को जो है मेन आगे आए, कि उनको बोलें कि भैया जो है उनको पूरा सशक्त बनाएं, ये ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये चीज़ें हो ना, डाइवर्स व्यूअर्स जो हो रहे हैं, ये जो है एक वेस्टर्न को हम लोग फॉलो करते करते और दुनिया की दौड़ में दौड़ते दौड़ते अपनों से कितना पिछड़ जाएंगे समझ नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ ज़रूरी है, मैं इसीलिए मतलब मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन बोल दिया। अभी आप लोगों ने देखा होगा आमिर खान, किरण राव का हो गया, ये वो वाले केसेस हैं जो हाईलाइट हो जाते हैं, वैसे तो अनगिनत हैं, रोज़ हो रहे हैं। तो ये चीज़ को समझना ज़रूरी है। ठीक, आगे क्या है कि अब देखिए ये IWWAGE जो है ये देखता है कि व्हाट वर्क्स हाउ, मतलब कैसे करें, ये नहीं कैसे वर्क करेगा इस पे ध्यान रखता है, मतलब एक्शन ओरिएंटेड हो गया। और ये जो है 3 थीमेटिक एरियाज में काम करता है कि भैया कार्य में बाधा क्या है, कार्य की गुणवत्ता क्या है, महिला एजेंसी। अब ये देखो कई लोग जो है इसको एजेंसी को ये समझ लेते हैं जैसे जो है अब वैसे नहीं समझ पाओगे। व्यूमन एजेंसी का मतलब यह है कि व्यूमन्स को आप खुद सोच कर डिसीजन लेने दो, ये एजेंसी वो वाला है। ये कोई एजेंसी दूसरी चीज़ नहीं है कि वहाँ पे व्यूमेंस ही काम करेंगी, व्यूमेंस ही वो करेंगी, वो चीज़ नहीं। एजेंसी का मतलब ये होता है, एजेंसी ऑफ द माइंड, अगर जैसे बोलते हैं, ये प्रोवर्ब है कि आप जो है खुद से डिसीजन अपनी विवेक का यूज़ करते हुए करो, ये होता है एजेंसी। ठीक, अगला जो हमारा सेक्शन है उसका नाम है कॉमन एसपी से। इसमें हम लोग किस तरीके से प्रीलिम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये समझते हैं। देखिए, कुवेम्पू नाम से जो है एक अवार्ड दिया जाता है, कौन से कथन इसके सही हैं उनको देखते हैं। देखिए, एक राष्ट्रीय अवार्ड है और ये आपके एक पोएट थे कुवेम्पू, उनकी जो है मेमोरी में लाया गया है। इसमें 5 लाख रुपए का जो है अवार्ड होता है, सिल्वर मेडल मिलता है, एक सिटेशन मिलता है, ठीक, और एक प्रशस्ति दी जाती है।
और इसमें जो है ये हर साल दिया जाता है राइटर को, जो जो ऐसी लैंग्वेज में जिन्होंने लिखा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है रिकॉग्नाइज करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन सी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करती है? शेड्यूल 8 में जो है कितनी लैंग्वेजेस हैं? 12 लैंग्वेज हैं, जिसमें कि राजस्थानी नहीं है। ठीक, तो ये वाली बात है। ये राजेंद्र किशोर पांडा, जिनका जो है कुवेम्पू जो है पेन नेम था, उनका अवार्ड अभी बांटा गया है। किसको दिया गया है? सॉरी, राजेंद्र किशोर पांडा जी को मिला है 2020 में। कुवेम्पू तो जो है पेन नेम था आपका कुपल्ली वेंकटा पुटप्पा, जो है ये कन्नड़ के राइटर थे, और जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये वाली चीज़ है। और क्या इन्होंने लिखा था? श्री रामायण दर्शन लिखा हुआ था, रामायण का एक वो है, एक वर्जन है उसके लिए। ठीक, तो अब उड़िया वालों ने इनके ही नाम पे एक बना दिया है। और इसमें देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, वो है संबंधित आपका भारत नेट प्रोजेक्ट से। इसमें ये ट्रू पूछा गया कि कौन से जो है आपके ट्रू हैं। देखिए भारत नेट प्रोजेक्ट जो है 2011 में चालू हुआ। इसको नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भी बोला जाता है। ठीक, आपका यूएसओ करके एक है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन। ठीक, वो जो है इसको फंडिंग देता है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि 2.5 लाख जो ग्राम पंचायतें हैं उनको कनेक्टिविटी देनी है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी। और इसका नाम भारत नेट कर दिया गया, रीनेम कर दिया गया 2018 में। इसमें देखिए जो है तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, क्योंकि 2015 में इसका नाम भारत नेट कर दिया गया था। इस मिशन को कार्यान्वित कर रहा है आपका भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। ठीक, एक कंपनी है ये, और इसका उद्देश्य यही है कि हमें ई गवर्नेंस, ठीक, मतलब ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करें ग्रामीण क्षेत्रों में, और उनको जो है ऑनलाइन कनेक्टिविटी डिजिटल वो कर दें। जैसे वो एक डिबेट चलती है ना, भारत वर्सेस इंडिया वाली, ठीक है ना। भारत किसे कहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों को, और इंडिया किसे कहते हैं? अर्बन क्षेत्रों को। तो ये कहा जाता है कि इसमें काफ़ी तगड़ा डिवाइड है, ये डिबेट चलती है। इस पर ऐसे भी आ सकते हैं, तो उसको जो है वो जो गैप्स हैं उनको फिल करने की इसमें कवायद की जा रही है। काफ़ी अच्छी, बहुत अच्छा पहल है। और इसमें यूनियन कैबिनेट ने अभी क्या किया है कि अप्रूवल दिया है, कुछ रिवाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी करी जाएगी भारत नेट की पीपीपी मोड में 16 स्टेट में भारत के। ठीक, तो इसी के साथ में हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हम इस मिशन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन करा पाएँ। और आप लोग को फिर से बता देता हूँ कि यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा जो है कंप्लीट पेड ग्रुप ऑफ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खूब बढ़िए, और जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।